नमस्कार दोस्तों। आज हम लिपिड्स या जिसे अपन फैट या वसा कहते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल हमारा जो चैप्टर चल रहा था जैव अणु, उसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स इनके बारे में पढ़ना है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो लिपिड्स है। एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, 30 से 40 मिनट या उससे भी कम जो है समय के अंदर हम इसको पूरा कर लेंगे। और जितने भी कंसेप्ट, जितने भी सवाल इस टॉपिक से बनने हैं वो आपके इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि लिपिड्स के अंदर सवाल बनने के ज़्यादा चांस नहीं रहते हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी का अपन ये नहीं कह सकते कि सवाल कहाँ से बनेगा। ये प्रिडिक्शन लगाना सबसे बड़ी गलत चीज़ होती है मेरे अनुसार, है ना। कुछ बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं कि सर आप पहले वो चैप्टर पढ़ाइए जिनसे सवाल ज़्यादा आते हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। सवाल आप पिछले ट्रेंड को देख के ये अनुमान लगाना कि पिछले साल इस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आए तो इस बार भी उससे उतने ही सवाल आएगी, ये बहुत गलत है। या फिर पिछले बार इस चैप्टर से सवाल नहीं आए तो इस बार भी नहीं आएगा, ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। कहीं से भी सवाल आ सकता है, जो आपके सिलेबस में है वो आपको पूरा पढ़ना है। अगर आपने उसको पूरा पढ़ लिया तो फिर पेपर कैसा भी बना दो उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर लास्ट में अगर आप ऐसे करोगे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो पहले फिर वो पढ़ो, वो आपको दिक्कत देगी। तो हमें ऐसी चीज़ अभी करनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर पर्याप्त समय है तो हमें उन सभी चीज़ों को पढ़ना चाहिए जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अब आप इतने मैच्योर हैं कि मेरी बातों को समझ गए होंगे, ठीक है, मैं आशा करता हूँ। तो लिपिड्स आज हम स्टार्ट करेंगे, और लिपिड्स क्या होता है इसके अंदर कुछ संरचना भी हमें देखनी है। ग्लिसराइड कैसा होता है, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की संरचना कैसी होती है, लेसिथिन की संरचना कैसी होती है, ये कुछ एनसीईआरटी के अंदर 3-4 संरचना दे रखी है। उसका भी हम आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे कि कैसे बनानी है कैसे नहीं बनानी। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि वो बनाना नहीं आता, वो भी सीख जाओगे, ठीक है। और जितने भी सवाल इस लिपिड से आपके आएंगे वो एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो ध्यान से क्लास को देखना है, और देखने के बाद इसके नोट्स बना लेना, आप बढ़िया ढंग से नोट्स बनाना है। और उसके बाद में आपको जो है लिपिड्स के अंदर फिर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं लिपिड्स या वसा। सबसे पहले देखो लिपिड्स जो होते हैं, देखो दो चीज, एक तो कार्बोहाइड्रेट जो हमने पढ़ लिया है, कार्बोहाइड्रेट, और एक आपकी वसा। ये जो दोनों ही चीज है ना, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे आगे हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन का अलग काम है, विटामिन्स, खनिज लवण, उनका अलग काम है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है, इन दोनों का ही काम होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ऊर्जा हमारे अंदर होती है वो किसकी वजह से होती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट की वजह से होती है। कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि फैट से थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, थोड़ी नहीं हालांकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है हमें। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं वसा। अब देखो जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो पॉलीसेकेराइड, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में भी, कि जो पॉलीसेकेराइड, ठीक है। या फिर मैं बात करूं प्रोटीन की, या फिर मैं बात करूं लिपिड्स की, या फिर मैं बात करूं न्यूक्लिक अम्ल की, है ना, न्यूक्लिक अम्ल की। ये सारे के सारे क्या होते हैं मेरे दोस्त, ये सारे के सारे होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ये सारे के सारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। लेकिन जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की जो सिंगल यूनिट क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की, जैसे कि मैं बात करूं इसके अंदर मोनोसेक्राइड्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है जिनका वेट जो है वो 8,000 या 800 डॉल्टन से ज्यादा होता है। 800 डॉल्टन से ज्यादा अगर वेट हो गया, ठीक है, तो वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आएंगे। लेकिन अगर इनका वेट 8,000 डॉल्टन से कम है तो फिर वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल श्रेणी में आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो एक तो होंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और एक होंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स।
नाम से पता चल रहा है बायो मैक्रो है, ये बायो माइक्रो है। यहाँ पे इसका जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनका भार 800 डाल्टन से ज्यादा होगा, जबकि जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनका भार 800 डाल्टन से ज्यादा होगा, जबकि इनका भार जो है वो 800 डाल्टन से क्या होता है, कम होता है। तो हम उसको क्या कह देते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आएंगे, मैंने आपको बता दिया। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि जो इनकी एकलक इकाई है, जैसे कि पॉलीसेकेराइड की एकलक इकाई क्या होती है, मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड इसमें आ जाएगा, है ना। जैसे कि मैं बात करूं प्रोटीन, तो प्रोटीन की एकलक इकाई क्या होती है, अमाइनो एसिड्स। तो ये जितने भी छोटे अणु हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जिनका भार कम होता है वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे, और जिनका भार ज्यादा है वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो जिनका भार ज्यादा है जैसे बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनको जब हम करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे तो ये ऊपर रह जाएंगे। जिनका भार ज्यादा है वो नीचे बैठ जाएंगे तलहटी में, और जिनका भार कम है वो ऊपर रह जाएंगे, है ना। तो जो ऊपर रह जाते हैं, जैसे कि ये बायोमैक्रो मॉलिक्यूल नीचे बैठ जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे अम्ल अविलेय घटक। ये क्या है, अम्ल अविलेय घटक। ये छोटा सा कंसेप्ट है, वैसे इससे सवाल बनने के चांसेस नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्टेड कह सकते हैं अपन, लेकिन फिर भी अगर बन गया तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना, उससे बाद में तो कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी करना है पहले कर लो। तो अपन ये कंसेप्ट सीख लेते हैं, और ये जो होते हैं ये अम्ल विलेय घटक होते हैं, ये अम्ल विलेय घटक होते हैं। तो ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ये ऊपर ही रहेंगे, ये फिल्ट्रेट में रहेंगे। कहाँ पे मिलेंगे ये आपको, फिल्ट्रेट में मिलेंगे, और ये आपको मिलेंगे रिटर्न टेंट। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, ये आपके रिटर्न टेंट में मिलेगा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लिपिड एक खास प्रॉपर्टी दर्शाता है, उसको हम समझने के लिए ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। लिपिड एक अलग प्रॉपर्टी दर्शाता है, वो क्या करता है वो हम देखेंगे। मैंने कहा बायो मॉलिक्यूल्स जितने भी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन वो हैं, उनको हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब जिनका भार ज्यादा होता है, जिनका भार 800 डाल्टन से ज्यादा, वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और जिनका भार कम होता है वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब बायो मैक्रो में कौन से आते हैं, जितने भी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे लिपिड्स आपकी सारी किस में आएंगे, बायो मैक्रो में आएंगे, क्योंकि इनका भार ज्यादा है ना। लेकिन जो जिनका भार कम है वो बायो माइक्रो में आ जाएंगे। कौन से, तो इनके जो एकलक इकाइयां है, जो इनके मोनोमर्स है, वो किस में आ जाएंगे, बायो माइक्रो में आ जाएंगे। फिर मैंने कहा कि हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें एक फिल्टर लेंगे, और फिल्टर में जो ऊपर रह जाएंगे, है ना, जो ऊपर रह जाएंगे भाई, वो जो हल्का होगा वो ऊपर रहेगा, तो जो ऊपर रह जाएगा वो तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। ये क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे। ऊपर जो रहते हैं उसको फिल्ट्रेट कहते हैं कि ये फिल्ट्रेट में रहेंगे, और जो नीचे तलहटी बैठ जाएंगे वो रिटर्न टेंट में हो जाएंगे। इसके हिंदी नाम भी मैं बता देता हूँ, रिटर्न टेंट को हिंदी में कहते हैं धारित, और इसको शायद कहते हैं निश्यंद, इसको कहते हैं निश्यंद, तो हिंदी नाम भी लिख लो, है ना। तो ये चीज है। अब यहाँ पे लिपिड क्या है, लिपिड एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसका जो भार है वो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है, भार इसका 800 डाल्टन से ज्यादा है ही नहीं, फिर भी ये लिपिड्स है। क्यों है लिपिड्स, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि अगर आप इसको तोड़ेंगे ना तो ये पूरा नहीं टूटेगा, इसका सिंगल यूनिट ये नहीं टूटेगा, है ना। जैसे कि लिपिड्स के अंदर जो मोनोमर्स है, ये पर्टिकुलर उन मोनोमर्स में नहीं टूटेगा, इनका एक बल्क रहेगा, साथ में रहेंगे ये, ठीक है। इस वजह से उसका पूरे का भार निकला जाता है एक साथ, एक सिंगल यूनिट का भार यहाँ पे निकलता ही नहीं। तो इसलिए लिपिड्स क्या है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, लेकिन फिर भी जो है ये इसके अंदर आते हैं, अम्ल अविलेय घटक में, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स श्रेणी में आ जाते हैं। तो कंसेप्ट आपको समझ में आया। सबसे पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट अवस्था शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, फिर मैंने कहा कि जितने भी आप देख रहे हो ये सारे के सारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि लिपिड्स जो है इसका भार 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है, फिर भी ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि ये इसकी रासायनिक प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसकी वजह से ये अलग गुण दर्शाता है। ये चीज आपको समझनी है। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। फिर हम लिपिड्स पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लिपिड है। मिटाओ इसको। चलो, अब लिपिड्स क्या होते हैं, इतनी बातें आपको समझ आई तो ठीक है, लेकिन नहीं आई तो इसमें आपको घबराना नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ो, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट में बताया कि ये आवश्यक रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, तो लिपिड भी ठीक उसी प्रकार ये भी किससे बने होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं।
जितने भी जैव अणु होते हैं, जितने भी जैव अणु अपन पढ़ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, ये सारे के सारे कार्बनिक अणु हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और कार्बनिक अणु है, इसका मतलब आप सबको पता है कार्बनिक अणु या हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। तो ये बात बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे याद रख लेना कि लिपिड्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये तो एक वही नॉर्मल सी बात। लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्ड बात करें कि लिपिड्स होते क्या है, तो एक परिभाषा मैं लिख रहा हूँ, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं उसको बिल्कुल आपके सामने उसके कर्चे खोलूंगा। लेकिन अभी सुनो, लिपिड्स क्या होते हैं, इसकी परिभाषा। वश्य अम्लों की ग्लिसरॉल के साथ, वश्य अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बनने वाले एस्टर लिपिड्स कहलाते हैं। ये बहुत स्टैंडर्ड परिभाषा। अगर आपसे पूछा जाए कि लिपिड्स क्या होते हैं, तो ये परिभाषा आपको देनी कि वश्य अम्ल जो होते हैं, फैटी एसिड, उसके ग्लिसरॉल के साथ जो एस्टर बनता है उसको लिपिड कहते हैं। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई, उसको धीरे धीरे अपन समझे। सबसे पहले तो एस्टर क्या होता है, अगर आपको केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो मुझे बताइए एस्टर क्या होता है, एस्टर कैसे बनता है? एस्टर कैसे बनता है? एस्टर बनता है कि जब किसी एल्कोहल की रिएक्शन एसिड से होती है तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। ये बेसिक सी केमिस्ट्री है कि अल्कोहल की अभिक्रिया जब आप एस्टर से करवाओगे तो वहां एसिड से करवाओगे तो एस्टर आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा वो अभी हम इस रिएक्शन से समझेंगे, लेकिन ये ऐसे मिला। अब एल्कोहल यहाँ पे कौन है, देखो एल्कोहल कौन है, किस में आ रहा है? ओल। एल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं? जिसके भी पीछे ओल सफिक्स आता है। सफिक्स का मतलब समझते हैं, एक होता है उपसर्ग, एक प्रत्यय होता है, हिंदी में आप पढ़ते हैं। उसी प्रकार इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, अनुलग्न और पूर्व लगन। तो यहाँ पे अनुलग्न क्या आ रहा है? ओल आ रहा है, और इसी से हमें पहचान होती है कि ओल जिसके भी लास्ट में आता है वो एल्कोहल होता है। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल क्या है? एल्कोहल। ग्लिसरॉल हमारा क्या है? एल्कोहल। और एसिड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? फैटी एसिड हो जाएगा, है ना। हिंदी में इसे कहते हैं वश्य अम्ल। ये जो ग्लिसरॉल और वश्य अम्ल आपस में रिएक्शन करेंगे तो उससे जो एस्टर बनेगा उसको हम नाम दे देंगे ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या नाम दे देंगे? ग्लिसरैल्डिहाइड। ये एक प्रकार से रिएक्शन है, ठीक है। अब ग्लिसरॉल क्या होता है, इसकी संरचना हमें देखनी है। ग्लिसरॉल होता क्या है? तो ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। थोड़ी सी केमिस्ट्री यहाँ पे यूज हो रही है क्योंकि चैप्टर जो होता है ये चैप्टर भी बायोकेमिस्ट्री का है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया। तो यहाँ पे केमिस्ट्री भी आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आपने ध्यान से समझा। तो ग्लिसरॉल होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अगर संरचना बनानी है तो आपको प्रोपेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3। यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है। और 3 यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कहते हैं OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी कहते हैं। और हाइड्रोक्सी कितने हैं? ट्राई, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी है तो 3 OH यहाँ पे इनके साथ लगा दो। बिल्कुल आपको इतना याद रखना है कि ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, यानी कि ट्राई मतलब 3, हाइड्रोक्सी मतलब 3 OH ग्रुप और प्रोपेन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 3। अब ये जो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, बाकी की वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से पूरी कर देनी। तो यहाँ पे देखिए इसके पास एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी भी पूरी होगी और ये जो नाम है इसको भी ये फुलफिल कर रहे हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी यानी कि 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन। इसे कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन और इसी का नाम है ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल की संरचना है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH, है ना, CH2OH CH2OH, क्योंकि हाइड्रोजन के पास दो है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, बीच वाला CH होगा, है ना, बीच वाला CH होगा। तो ये आपकी किसकी संरचना है? ग्लिसरॉल की। वश्य अम्ल क्या होते हैं? कुछ भी नहीं है। वश्य अम्ल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसको हम R से दर्शाते हैं और उसके लास्ट में अम्ल आ रहा है मतलब COOH ग्रुप इसके साथ में आ जाएगा। COOH ग्रुप यहाँ पे इसके साथ में आ जाएगा, ये वश्य अम्ल होता है। तो वश्य अम्ल क्या होता है? हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला।
लंबी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन का मतलब है जैसे कि CH3, CH2, 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 ये हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन है। तो इस पूरी को हम R नाम दे देते हैं, पूरे को हम, इसमें R के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, उससे कोई फर्क नहीं है। हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला जिसको अपन R नाम दे देते हैं, इसलिए मैंने R लिखा। तो यहाँ पे R की जगह क्या आएगा, CH3, CH2, 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 जितने CH2 आने उतने आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, COOH ग्रुप आ जाता है। लास्ट में क्या आ जाता है, COOH ग्रुप आ जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, वश्य अम्ल कहते हैं। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो अपन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा उल्टा लिखेंगे। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच में रिएक्शन भी तो करवानी है। तो इनको देखो RCOH है, तो C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। ये ऐसे रिएक्शन करेगा, ये एक वश्य अम्ल हुआ। अब यहाँ पे ये रिएक्शन कैसे करेगा कि यहाँ पे जो ये ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल का हाइड्रोजन और इस वश्य अम्ल का OH, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके जल का अणु बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है। और जब जल का अणु बाहर निकलेगा तो यहाँ से OH हट गया, यहाँ से O हट गया, यानी इन दोनों के बीच में O रह जाएगा। इस प्रकार से बॉन्ड, इधर ये वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी, इधर ये वाली आ जाएगी, और बीच में O रह जाएगा। समझ रहे मेरी बात। अगर यहाँ पे इस प्रकार की संरचना बनती है, यानी कि केवल एक वश्य अम्ल ही इसको एस्ट्रीकृत कर रहा है, तो इसे तो हम कहेंगे मोनोग्लिसरैल्डिहाइड। इसे हम क्या कहेंगे, मोनोग्लिसरैल्डिहाइड। अगर 2 कर रहे हैं तो डाइग्लिसरैल्डिहाइड, और अगर 3 कर रहे हैं तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड। ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड। और हमारे सिलेबस में इसको हमें थोड़ा सा पढ़ना है, ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड। तो अब कैसे होगा, देखो ये आपको समझ आ गया भाई, ये एस्टर है, सॉरी एस्टर नहीं है, ये वश्य अम्ल है, ये इधर ग्लिसरॉल है, इधर का OH आएगा, इधर का H आएगा, जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, इसको देख लो पहले, इसको बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब कैसे होगा, देखो फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो कैसा बना, इनके बीच में O आ जाएगा, इस प्रकार का प्रोडक्ट बना। ये तो है मोनोग्लिसरैल्डिहाइड। अगर इसको दोनों कर दे, है ना, तो दोनों कर दे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, C डबल बॉन्ड O, ये R डबल डैश, ये R डैश, तो ये डाइग्लिसरैल्डिहाइड हो जाएगा। और तीनों ही कर दे, तीनों ही कर दे, तो फिर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O R ट्रिपल, ये तीनों ही कर दिया। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, ये आपका डाइग्लिसराइड, ये आपका ट्राइग्लिसराइड। एक मिनट, थोड़ा ढंग से बना देते हैं। ये तो हो गया मोनोग्लिसराइड। अगर ये 2 है तो डाइग्लिसराइड, और ये तीनों के तीनों है ये, तो ये पूरा ट्राइग्लिसराइड। बताओ इस बात में कोई दिक्कत है आपको? इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई उसमें कोई दिक्कत है? ये और कुछ नहीं है, बस मैंने जो ऊपर परिभाषा बताई ना उसको खोला है बस, कि कैसे क्या चीजें होती है। ऊपर लिखा हुआ है वश्य अम्लों के, तो ये है वश्य अम्ल, इनके ग्लिसरॉल के साथ, ये ग्लिसरॉल है, उसके साथ एस्टर बनता है, तो ये एस्टर बना है ये, और इसको हम नाम दे देते हैं ट्राइग्लिसराइड पूरे को। अगर सिर्फ एक लगा हुआ है तो मोनोग्लिसराइड, 2 लगे हुए डाइग्लिसराइड, पूरे तीनों जो है OH को यहाँ पे एस्ट्रीकृत अगर कर देते हैं वश्य अम्ल, तो इसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको एक चीज लिपिड्स के बारे में और लिख लो कि लिपिड जो होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। ये बात आपको पता भी होगी। जब हम विटामिन पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, विटामिन को 2 भागों में बांटते हैं, एक जल में घुलनशील और एक लिपिड में घुलनशील, ऐसे बांटते हैं। यानी कि 2 अलग अलग भाग है, जो जल में घुलेगा वो लिपिड में नहीं घुलेगा, जो लिपिड में घुलेगा वो जल में नहीं घुलेगा। तो इस वजह से लिपिड खुद जल में तो कैसे ही घुल सकता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो जल में अघुलनशील होते हैं, कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। किसमें घुलते हैं ये? कार्बनिक विलायकों में विलय। विलय कहूं या घुलनशील को एक ही बात है, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ये बात भी ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिपिड्स के बारे में हमें जितनी बातें जाननी थी वो हमने जान ली। अब हम पढ़ेंगे लिपिड का क्लासिफिकेशन, लिपिड का वर्गीकरण, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई मुझे बताओ। मैंने अभी तक क्या बताया, शुरुआत से एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा लिपिड्स या फैट वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर। फिर मैंने कहा जितने भी जैव अणु हैं वो सारे के सारे जैव अणु बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं, यानी कि जिनका भार 800 डाल्टन से ज्यादा है। लेकिन लिपिड वहां पे एक एक्सेप्शन आप कह सकते हैं, या एक अलग प्रॉपर्टी दर्शाता है। लिपिड का भार 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है, फिर भी एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल से, फिर भी क्या है, एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल से। ऐसा क्यों? क्योंकि लिपिड की केमिकल प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि वो उसके प्रत्येक मोनोमर को आप अलग नहीं कर सकते, है ना। उसका एक टुकड़ा अलग होता है, उसमें कई सारी मोनोमर इकाइयां होती है, तो उस सब का भार एक साथ निकलता है, तो फिर 800 डाल्टन से ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। फिर मैंने कहा लिपिड एक स्टैंडर्ड परिभाषा अपन देखते हैं कि लिपिड जो है वो वश्य अम्लों और ग्लिसरॉल के अभिक्रिया से जो एस्टर बनते हैं उसको अपन लिपिड कहते हैं। फिर हमने देखा कि ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है, ढंग से समझा दिया मैंने। फिर मैंने आपको बताया कि वश्य अम्ल क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला जिसके अंत में COOH ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, वो वश्य अम्ल हो जाएगा। और ये जब दोनों रिएक्शन करेंगे, अब रिएक्शन कैसे करेंगे वो भी मैंने बता दिया कि इधर का जो OH है और इधर का भी OH है, उन दोनों के बीच में से, दोनों OH में से एक जल का अणु निकलेगा, यानी कि H2O निकलेगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ O बचेगा। तो ये O आपस में इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये केवल एक वश्य अम्ल है तो मोनो, 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राइग्लिसराइड, इसको अपन कह देते हैं। इतनी सी बात हमने यहाँ पे की, बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? चलो अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, बेटा इसको बेटा, चलो लिपिड का मेन क्लासिफिकेशन करने से पहले हम एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और करते हैं, ठीक है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फैटी एसिड का करते हैं, लिपिड का नहीं। फैटी एसिड आपने जो पढ़ा, फैटी एसिड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला जिसके अंत में COOH हो। अब तो समझ गए। चलो अब फैटी एसिड को हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो फैटी एसिड होते हैं सैचुरेटेड, संतृप्त, संतृप्त वश्य अम्ल, फैटी एसिड को हिंदी में वश्य अम्ल कहते हैं। और एक होते हैं असंतृप्त वश्य अम्ल, ये भी फिर से केमिस्ट्री आ गई। संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलता हो, एकल बंध मिलता हो, वो तो है संतृप्त। और जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है वो क्या हो जाएगी, असंतृप्त हो जाएगी। ऐसे वश्य अम्ल जिसमें सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो वो संतृप्त हो जाएंगे। और उनमें अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो वो असंतृप्त हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक वश्य अम्ल है CH3C डबल बॉन्ड CH, इधर ये हो जाएगा CH2C डबल, तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब ये असंतृप्त वश्य अम्ल है। लेकिन मैं एक बनाऊं जैसे कि CH3CH2CH2C डबल OH, अब ऐसा होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है तो संतृप्त, और उनमें से कोई भी एक बॉन्ड डबल या दो डबल हो सकते हैं, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए समझ लो वो असंतृप्त है। तो ये बातें आपको यहाँ पे समझनी है। अब देखो जो संतृप्त वश्य अम्ल होते हैं इनके बारे में एक बात अपन को जाननी है कि ये जो संतृप्त होते हैं ये होते हैं, इनका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिसे अपन कहते हैं, वो क्या होता है, इनका उच्च होता है। वो क्या होता है, उच्च होता है। तो लिख ली उच्च गलनांक बिंदु, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इनका गलनांक बिंदु क्या होता है, निम्न, निम्न गलनांक, ठीक है। अब यहाँ पे संतृप्त वश्य अम्ल और असंतृप्त वश्य अम्ल की बात करें तो असंतृप्त को फिर से अपन दो भागों में बांटेंगे, एक तो मुफा MUFA और एक होता है पूफा PUFA। मुफा और पूफा फुल फॉर्म क्या है इसकी, देखो इतना डीप कोई नहीं जाएगा, मैं आपको जितना बता रहा हूँ आपको शायद NCERT में भी आप खोल के देख लेना अगर मिल जाए तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर टाइम है तो बहुत अच्छे से पढ़ ले सारी चीज़ें। ये आपके सिर्फ लैब असिस्टेंट में नहीं, सिर्फ सेकेंड ग्रेड में नहीं, कहीं पे भी आप बायोलॉजी के एग्जाम दोगे उसके लिए सफिशिएंट चीज़ है। मुफा क्या होता है, पूफा क्या होता है। मुफा का मतलब होता है मोनो और
एम का मतलब पूरे मुफा का मतलब नहीं, और पी का मतलब होता है पॉली। पहले इतना समझो, एम का मतलब मोनो, पी का मतलब पॉली, बाकी का आप अपने आप निकाल सकते हैं। यू का मतलब अनसैचुरेटेड, क्योंकि ऊपर असंतृप्त लिखा हुआ अनसैचुरेटेड, और एफ का मतलब फैटी एसिड। यानी कि पूरा नाम देखें तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पुफा का नाम क्या हो जाएगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लिख लोगे अपन, आप खुद ही लिख लोगे इस चीज को तो, कि भाई एम का मतलब मोनो और यू का मतलब अनसैचुरेटेड, एफ का मतलब फैटी एसिड, तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है सर। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें कि संतृप्त अवश्य अम्ल के एग्जाम्पल कौन से हैं, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है कि संतृप्त अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर लोरिक एसिड है, पामिटिक एसिड है, लेकिन हमें जो याद रखना है वो याद रखना है पामिटिक एसिड। पामिटिक वश्यम, ठीक है। और एक हमें याद रखना इसका एग्जाम्पल जो असंतृप्त है उसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है, वो है एरेकिडोनिक एसिड। एरेकिडोनिक, एक मिनट, एरेकिडोनिक एसिड, ठीक है। और इधर याद रखिएगा, इंग्लिश में लिख लो इसको, पामिटिक हमने लिख लिया होगा आपने, पामिटिक एसिड। ये दो हमें याद रखने हैं। तो संतृप्त वश्य अम्ल का एग्जाम्पल आपको याद रखना है पामिटिक एसिड, और असंतृप्त का याद रखना है एरेकिडोनिक एसिड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने वो भी याद रखने हैं, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं इसमें पामिटिक एसिड में वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं इसके अंदर 16, और इसके अंदर कितने होते हैं नंबर ऑफ कार्बन, वो होते हैं 20। कैसे गिनो देखो, CH3, क्योंकि ये संतृप्त है तो इसके अंदर CH3, फिर CH2, COOH, 1 2 और 14, ये बीच में आपको लिख लेना 14, CH3 CH2 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 14 बार लिखोगे, फिर लास्ट में COOH कर देना, तो ये इसका सूत्र है। वैसे ही इसके अंदर कितना होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 20 होते हैं। अब ये जो 20 कार्बन है ना, ये COOH को मिला के सारे के सारे कार्बन ही 20 है, इसमें सारे के सारे कार्बन ही 16 है, गिन लो 1 2 और 14, ये कितने हो गए, 16 हो गए। इसी प्रकार इसमें कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को। तो ये सवाल आपसे पूछ ले कि पामिटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितने, 16, एरेकिडोनिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितने, 20। एरेकिडोनिक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जबकि पामिटिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, इतनी बात समझ गई, इतनी बात समझ गई तो इसको लिख लो, इसको लिख लो। अब हम लिपिड का क्लासिफिकेशन करेंगे, ये तो था फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन, वश्य अम्ल का। अब हम किसका क्लासिफिकेशन करेंगे, लिपिड्स का। ठीक है बेटा, चलो अब हमें पढ़ना है लिपिड्स। लिपिड्स का क्लासिफिकेशन अगर करूं तो 3 भागों में इसको बांटूंगा, सरल लिपिड, सरल लिपिड, एक होते हैं इसके अंदर संयुग्मित लिपिड, संयुग्मित लिपिड, और एक हो जाएंगे व्युत्पन्न लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड, इंग्लिश में भी लिख लो सिंपल लिपिड। ये हो जाएंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, और ये हो जाएंगे आपके डेराइव्ड लिपिड, ये हो जाएंगे डेराइव्ड लिपिड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से हमने इसको बांटा है। ठीक, ये 3 प्रकार से लिपिड को हमने क्लासिफाई कर दिया, तुमने अभी कर दिया होगा। कौन कौन से, सरल लिपिड, संयुग्मित लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड, ये 3 भाग इसके हमने बांटे। ठीक है, लिपिड 3 प्रकार के। अब देखो सरल लिपिड के अंदर जो एग्जाम्पल हमें याद रखना है वो याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड, एक आपको याद रखना मोम, मोम क्या होता है, वैक्स, ये होता है मोम। ठीक है, मोम यानी कि वैक्स, ये हो जाता है ग्लिसरेल्डिहाइड। अब ग्लिसरेल्डिहाइड किससे मिलकर बना होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से, उसी प्रकार मोम भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना होगा। ध्यान से सुनो, यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में मैं आपको सब कुछ कवर करवा दूंगा। ठीक है,
तो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो किससे मिलकर बना होगा? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ये भी ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? इनका अणुभार होता है कम, जबकि इनका अणुभार होता है ज्यादा, है ना। ये दोनों के दोनों, ये भी और ये भी किससे मिलकर बने होंगे? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ये बात समझ आ गई। लेकिन डिफरेंस क्या है? इसका जो अणुभार होता है वो होता है कम अणुभार, और इसका जो अणुभार होता है वो होता है उच्च अणुभार। दोनों में फर्क नजर आया कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो होते हैं उनका अणुभार कम होता है, और जो वैक्स या मोम होते हैं ना उनका अणुभार ज्यादा होता है। वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, है दोनों ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने हुए, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसका अणुभार ज्यादा, इसका अणुभार कम होता है। ये दोनों के अंदर आपको ध्यान है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड को अगर अपन फर्दर डिवाइड करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के दो प्रकार हैं। एक तो इसके अंदर आ जाएगा इधर लिख दो, चलो इधर लिख दो। ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर दो है, एक तो होता है फैट और एक होता है ऑयल। एक होता है फैट और एक होता है ऑयल। फैट जो होता है ना, फैट वो क्या होता है? जमा रहता है, सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड होता है। जबकि ये क्या होता है? लिक्विड होता है। फिर तेल होता है, जैसे आपके घरों के अंदर तेल है तो तेल कैसा होता है? लिक्विड। लेकिन जो फैट होता है वसा, जैसे घी, तो घी सर्दियों में जम जाता है तो वो सॉलिड पार्ट के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा। वही बात यहाँ पे लिख दो, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। बस ये आपको सरल लिपिड में याद रखना है कि सरल लिपिड एक तो कौन कौन से होते हैं सरल लिपिड? ग्लिसरॉल्डिहाइड, और आपके कौन से हो जाएंगे? वैक्स, मोम। इसके अलावा क्यूटीन है, सुबेरिन है, ये सारे भी सिंपल लिपिड में आ जाएंगे। एक होते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड। इसके अंदर क्या होता है? कॉन्जुगेटेड लिपिड का मतलब इसके अंदर लिपिड के साथ में नॉन लिपिड भाग आ जाए ना, नॉन लिपिड। इसका क्या मतलब हुआ सर? अभी समझाऊंगा। लिपिड के साथ जब नॉन लिपिड पार्ट आ जाए तो उसको संयुग्मित लिपिड कहते हैं। कैसे? जैसे कि मैं कहूं ग्लाइकोलिपिड, मैंने क्या कहा? ग्लाइकोलिपिड। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसमें लिपिड के साथ ग्लूकोज आ गया या कोई शुगर का अणु आ गया, है ना। तो लिपिड के साथ अगर नॉन लिपिड कोई भी भाग आ जाए तो उसको अपन संयुग्मित लिपिड। एक एग्जांपल और समझे, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड हो गया, वैसे आप समझ लो क्रोमोलिपिड। क्रोमोलिपिड क्या होता है? लिपिड के साथ में कोई पिगमेंट आ गया, कोई वर्णक आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? क्रोमोलिपिड हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आ जाएगा एक आपका क्रोमोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, नाम याद नहीं आ रहा, लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन। ये भी एक कॉन्जुगेटेड लिपिड है। इसमें क्या होगा? लिपिड के साथ में प्रोटीन आ जाता है, लिपिड के साथ में क्या आ जाता है? प्रोटीन आ जाता है। वैसे ही एक एग्जांपल हमें याद रखना है, फोस्फोलिपिड। इसमें क्या होगा? लिपिड के साथ फोस्फेट आ जाता है, फोस्फेट। और ये हमें पढ़ना भी है। फॉस्फोलिपिड के अंदर लेसिथिन आएगा, उसको अपन पढ़ेंगे, है ना। तो ये संयुग्मित लिपिड है, जिसका मतलब आप भली बातें समझ गए कि इसमें लिपिड जो पार्ट होता है उसके साथ कोई कोई नॉन लिपिड पार्ट आ जाता है तो उसको अपन कहेंगे कि ये आपका कॉन्जुगेटेड लिपिड है। क्यों? जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलिपिड की तो लिपिड के साथ ग्लूकोज आ गया, क्रोमोलिपिड की तो लिपिड के साथ पिगमेंट आ गया, कोई वर्णक आ गया, लिपोप्रोटीन लिपिड के साथ प्रोटीन आ गया, फॉस्फोलिपिड लिपिड के साथ में फॉस्फेट आ गया। समझ रहे मेरी बात को? एग्जाम्पल भी इसका साथ में लिख देते हैं। जैसे कि लिपोप्रोटीन का एग्जाम्पल है काइलोमाइक्रोन्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? काइलोमाइक्रोन्स। ये काइलोमाइक्रोन्स क्या होती है? जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे ना उस समय मैं बड़े ढंग से बताऊंगा काइलोमाइक्रोन्स क्या होती है। अभी इतना याद रख लो इसका एग्जाम्पल। और फिर मैंने बताया था फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड के अंदर आ जाता है लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है लेसिथीन। क्या याद रखना है? लेसिथीन। ये हमें पढ़ना है, लेसिथीन की संरचना हमें देखनी है। बताओ कॉन्जुगेटेड लिपिड में कोई कंफ्यूजन? मुझे नहीं लगता होना चाहिए। सिंपल सी बातें जो आपके सामने लिखी है वही तो याद रखना बस। अब आता है डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड क्या होते हैं? ये व्युत्पन्न होते हैं, लिपिड से उत्पन्न होते हैं। थोड़ा बहुत बदलाव उनके अंदर हो जाता है, चेंजमेंट आ जाता है, लेकिन
होते लिपिड से ही बने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर लिपिड्स जो डायरेक्ट लिपिड है उसके अंदर एक याद रखना आपको, स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड जितने भी होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और स्टेरॉइड्स का एग्जांपल जो हमें पढ़ना है वो है हमारी एनसीईआरटी में कोलेस्ट्रॉल। इस कोलेस्ट्रॉल की संरचना भी अपन को देखनी है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक बात है। इसके अंदर इसकी कोलेस्ट्रॉल की संरचना भी हमें देखनी है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ठीक है। मिटाओ इसको, भाई समझ में आया कि नहीं आया। लिपिड्स को 3 भागों में बांटा और उसके अंदर क्या क्या है। अब हमें पढ़ना क्या है, 2 चीज पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ, एक तो लेसिथिन की संरचना और एक कोलेस्ट्रॉल की संरचना। इन दोनों की संरचना हमें देखनी कि ये इनकी संरचना कैसे बनती है, ठीक है। बाकी हमारा चैप्टर डन। जितनी चीजें हमें समझनी थी यहां तक समझ ली, अब इनकी संरचना देख लो, वो भी बनाना सीख जाओगे। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, ले लिया। चलो चलो भाई बेटा, अब हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड हमने देखा क्या होता है, कॉन्जुगेटेड लिपिड होता है। क्यों होता है, क्योंकि लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, तो उसे अपन कहेंगे फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। आज क्या क्या मैंने इंग्लिश में लिख दिया, क्या कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लिख लो यार, हिंदी में वही लिख दो, फॉस्फोलिपिड वैसे ही लिखना है, क्रोमोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड वैसे ही लिखना है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। और इसका एग्जांपल जो हमें करना है वो करना है लेसिथिन। लेसिथिन, लेसिथिन क्या होता है, कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण घटक होता है। जब मैंने कोशिका झिल्ली पढ़ाई थी तो बताया था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से मुख्यतः बनी होती है। तो उसके अंदर जो लिपिड होता है ना वो कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड में भी कौन सा होता है, लेसिथिन। तो अब अपन और भी डीप चले गए कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होगी, लिपिड में लेसिथिन होता है, ठीक है सर। अब देखो, सबसे पहले तो लिपिड है तो ग्लिसरॉल तो बनाना ही है, ग्लिसरॉल तो बनाना ही है क्योंकि लिपिड बनता ही किससे, ग्लिसरॉल से, ठीक है सर। लेकिन जो फैटी एसिड होगा उसकी जगह फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, एक फैटी एसिड को फॉस्फेट ग्रुप प्रतिस्थापित कर देगा। तो पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड की अगर स्ट्रक्चर आपने बनानी सीख ली तो ये भी बहुत आसान है, ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बनानी सीख ली तो ये भी बहुत आसान है। कैसे बनाओगे, देखो 1 2 3, ठीक है। क्या बना रहा हूं मैं, ग्लिसरॉल बना रहा हूं, ये हो जाएगा आपका CH2OH, ये CHOH और ये भी CH2OH। इधर मैं क्या करूंगा, फैट जोड़ूंगा, फैटी एसिड जोड़ूंगा, सॉरी। तो फैटी एसिड जोड़ूंगा तो R-C डबल बॉन्ड O और इधर भी OH। तो ये बात अभी बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से H और OH निकलेगा तो जल का अणु बाहर निकल जाएगा, तो ये मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं। तो ये बन गया आपका मोनोग्लिसराइड। अब बनाओ डाइग्लिसराइड, तो ये बना दिया सर डाइग्लिसराइड। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको वापस जो है ये फैटी एसिड नहीं जोड़ करके फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ना है, H3PO4, नाम सुना है, H3PO4, ये ऐड करना है इस तीसरे वाले में। ये कैसे करोगे, बिल्कुल ये भी कर देंगे H3PO4 को। तो कैसे, देखो ये P और इसके पास कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने, 3, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसके पास डबल बॉन्ड कर दो, बन गया काम। ये किसकी स्ट्रक्चर है, H3PO4 की। अब इसकी यहां पे लगाओ, देखो ये P, इसके ऊपर डबल बॉन्ड, इधर OH, इधर भी OH और इधर भी OH, तो ये OH और इधर H वाला हटेगा तो ये बनेगा ये। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली कि जो फॉस्फोलिपिड है उसमें एक फैटी एसिड को, ग्लिसरॉल के अंदर 3 OH है, उसमें से 2 OH को तो फैटी एसिड ने एक्सट्रीकृत किया, लेकिन एक OH को किसने एक्सट्रीकृत किया, H3PO4 ने। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया, तो ये तो बन गया फॉस्फोलिपिड। ये तो क्या बना, फॉस्फोलिपिड की बेसिक स्ट्रक्चर। फॉस्फोलिपिड की तो बहुत सारे होते हैं, हमें तो लेसिथिन बनाना है। तो लेसिथिन क्या होता है, इसके अंदर कॉमन विशेषता होती है, लेसिथिन जो होता है ना उसके अंदर पाया जाता है कोलिन्स ग्रुप। लेसिथिन के अंदर क्या पाया जाता है, कोलिन्स ग्रुप पाया जाता है। तो वो क्या होगा, उसको देखो, कोलिन्स ग्रुप क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ क्योंकि वो जुड़ेगा, भाई इसके पास ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है ना, तो एक इधर बनाया हुआ है, इधर हाइड्रोजन से बनाया हुआ है, तो कोलिन ग्रुप कहाँ पे जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन हटाओ यहाँ से। और यहाँ पे देखो
CH2 CH2N CH3 CH3 CH3, ये है आपका कोलिन ग्रुप्स, कोलिन समूह। और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी संरचना है? लेसिथिन की। बताओ लेसिथिन की संरचना बनानी आई कि नहीं आई? ये एनसीईआरटी में दे रखी है, बहुत आसान है। अगर आपको ग्लिसरॉल की संरचना आती है या फिर मैं यूं कहूं ग्लिसरॉल्डिहाइड की संरचना आती है तो कुछ भी नहीं करना, जो तीसरे वाला फैटी एसिड है उसकी जगह आपको H3PO4 ऐड करना है और फिर कोलिन ग्रुप याद रखना है कि कोलिन ग्रुप क्या होता है? CH2 2 है, फिर N और इसके बाद CH3 है। समझ गए मेरी बात को? तो ये होता है कोलिन ग्रुप्स, इसको याद रखोगे, ये आपको इसमें लास्ट में ऐड कर देना। ये पूरा का पूरा लेसिथिन, ये पूरा का पूरा लेसिथिन है। समझ गए मेरी बात को? चलो स्क्रीनशॉट लो। अब हम देख लेते हैं कोलेस्ट्रॉल की संरचना। अब हम किसकी संरचना देख लेते हैं? कोलेस्ट्रॉल की संरचना देख लेते हैं। बेटा मैं इसको चलो, कोलेस्ट्रॉल तो आप सबने सुन रखा होगा। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? मानव शरीर में सर्वाधिक मिलने वाला स्टेरॉइड, एक प्रकार का स्टेरॉइड है। और मनुष्य शरीर के अंदर सबसे ज्यादा जो स्टेरॉइड मिलता है वो कौन सा होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल ये सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं भाई? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल के अंदर होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल का होता है। टेस्टोस्टेरोन तथा एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये क्या होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स? किसी को समझ में नहीं आया तो ये जब हम अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे उस समय समझ में आ जाएगा। सारी चीजें यहाँ पे समझ में थोड़ी आएगी, पूरी बायोलॉजी इस क्लास में समझ आएगा नहीं। तो इसमें एक दो शब्द ऐसे आ जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप पूरी बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और सेक्स हार्मोन के लिए पूर्वगामी की तरह कार्य करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के लिए पूर्वगामी इसका क्या मतलब हुआ सर? हमें तो यही समझ में नहीं है। हमारे अंदर जो सेक्स हार्मोन है और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है उसको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल उत्तरदायी है। बस सीधा समझ लो, उनके बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? कोलेस्ट्रॉल उत्तरदायी। ये बात समझ में आ गई? चलो, इसका संश्लेषण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? लिपिड में, अरे लिवर में, लिपिड में, लिवर में इसका संश्लेषण होता है। हमारे शरीर में कहाँ पे बनता है? ये लिवर में यकृत होता है उसमें। हमें तो इसकी संरचना देखनी भाई, संरचना देखनी। तो देखो संरचना मेरे साथ साथ बनाओ। पहले आपको बेंजीन बनानी आती है, बेंजीन रिंग। भाई साइक्लोहेक्सेन बनाना आता है कि नहीं आता? एक साइक्लोहेक्सेन बनाना आता है तो बनाइए मेरे साथ। एक दो रिंग बनाओ। पहले 2 रिंग बनाओ, बना ली। अब इसके ऊपर एक रिंग बनाओ, ये बनाओ ऐसे। 2 रिंग नीचे बनाओ, फिर इसके ऊपर एक बनाओ और फिर 5 कार्बन की एक रिंग बनाओ। एक मिनट, इसको मुझे नीचे बनाना चाहिए थोड़ा सा क्योंकि ये ऊपर चढ़ता जा रहा है। कोई बात नहीं, अपनी दोबारा प्रैक्टिस हो। एक रिंग, 2 रिंग, इसके ऊपर रिंग और 5 कार्बन की रिंग। इतना बना दिया। अब क्या करना है? अब आपको 1 2 3 4 5 और फिर ऐसे आया समझ? 2 रिंग नीचे बनाई 6 6 की, फिर इसके ऊपर एक बनाई 6 की,
फिर 1 बनाई 5 की, फिर यहाँ पे आपको 6 की तो बनानी है, लेकिन इसको इस लाइन को यहाँ पे बंद नहीं करके नीचे रख देना, समझ रहे हैं। यहाँ पे इसके पास 6 की रिंग तो बनानी है, लेकिन इसको यहाँ पे मिलाना नहीं, मिला के यहाँ पे इसको नीचे कर दो और फिर 2 ऐसे टांगे लटका दो इसकी। ये है आपका कोलेस्ट्रॉल। नहीं, अभी इसके अंदर और भी बाकी क्या बाकी, तो ये तो पता नहीं कि यहाँ पे जहाँ पे भी आपको कॉर्नर दिख रहे हैं वो सारे के सारे कार्बन है। ये क्या है, सारे के सारे कार्बन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इतने मुझे पता है, साइंस के स्टूडेंट हो तो इतना तो पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है कि 1 मिनट, एक इसको सेपरेट यहां से कर दो, कर दिया भाई। इन दोनों के बीच एक सेपरेट, इन दोनों के बीच एक सेपरेट, है ना, एक लाइन खींच दो इन दोनों के बीच। यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप है, और एक लाइन इसके ऊपर लगा दो, इसके ऊपर, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है। एक आप यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बना दो और यहाँ पे OH ग्रुप लगा दो, ये बन गया कोलेस्ट्रॉल। 2-3 बार बनाओगे आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि इन दोनों को सेपरेट करना, CH3 लगाओ, इन दोनों को सेपरेट करके CH3, इसके यहाँ पे बिल्कुल जो टॉप वाला पार्ट पे CH3, और इस वाले रिंग पे तो लगा दो डबल बॉन्ड और इस वाले रिंग पे लगा दो OH ग्रुप। ये आपका कोलेस्ट्रॉल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पे आपका लिपिड क्या हो जाता है, समाप्त, ठीक है। लिपिड के अंदर इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला मेरे अनुसार। तो आपको अगर लग रहा है कि किसी ने इससे भी ज्यादा पढ़ाया है कहीं पे भी, आप देख लेना, यूट्यूब पे ढूंढ लेना, 1-2 क्लासें देख लेना, NCERT देख लेना, RBSC की बुक देख लेना। इससे ज्यादा अगर कुछ मिले तो या तो फिर वो काम का नहीं है या फिर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो बहुत पढ़ा दिया इसमें, सब कुछ पढ़ा दिया, क्या मिलेगा इसमें आपको, कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करना मत, जितना बताया उसको लिखो, याद करो, लिखो याद करो, बस इतना सा काम है आपका। इतना कर सकते हो तो आपको जो लेब असिस्टेंट नाम आपने सुन रखा है ना कई दिनों से, वो मिल जाएगा। जितना हम करवा रहे हैं, जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो सफिशिएंट है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ना है, बाकी चीज़ में एनर्जी वेस्ट करने की बजाय इसमें एनर्जी लगाओ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास हमारी आती रहेगी। और आप अगर पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप एक कमेंट प्यारा सा कर सकते हैं, और इस क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, पूरा कोर्स मेरे से फ्री पढ़ोगे, लेकिन टेस्ट सीरीज के लिए आप माजिद एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। वहाँ पे मैंने बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनाई, बेहतरीन 1 नंबर की टेस्ट सीरीज है, आप जाके वहाँ पे देख लेना। डेमो टेस्ट भी दे रखा है, ज़रूर आप विजिट करिए। बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको पूरे सिलेबस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, लगभग 50 टेस्ट वहाँ पे आपको मिलेगी। और उसके बाद जब हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, वो भी आपको उसके साथ मिल जाएगी। और प्रत्येक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन, एक तरीके से आप कहो कि उस मतलब पूरे चैप्टर का एक मिनी रिवीजन आपका हो जाएगा, मिनी ये बेच कह सकते हो। तो इस प्रकार की टेस्ट सीरीज हमने बहुत मेहनत करके बनाई है। अगर आप वो लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ। बाकी आपको कैसा लगे ये क्लास आप ज़रूर मुझे बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।